Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं। मीन टेस्ट 08 इस वीडियो सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है द सेल्फ इंडक्शन L ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L। एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड इस तरह का, इसका लेंथ L है और सेल्फ इंडक्शन L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N है और N फिक्स्ड है। N का जो वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, माने N चेंज नहीं कर रहा है। तो कहता है तो L इंक्रीज कब करेगा। तो L का जो फॉर्मूला होता है L बराबर म्यू नॉट एन ए इंटू में N होता है। N है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और ये N कितना होता है। N बराबर हो गया लेंथ बाई एरिया। N स्मॉल n बराबर स्मॉल n इज इक्वल टू जो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू में L। इसको देख लेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन ए और n की जगह हो जाएगा एन एल, यानी कि म्यू नॉट एन ए स्क्वायर ए एल। माने L जो है इंक्रीज कब करेगा। L इंक्रीज करने के लिए n तो फिक्स्ड है, एरिया को बढ़ाना होगा और लेंथ को बढ़ाना होगा, किसी एक को, है ना, या दोनों को बढ़ाइएगा तब जो है। तो चॉइस में दोनों दिया हुआ है, L और A इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। आंसर जो हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर देखिएगा। ए लूप मेड ऑफ अ स्ट्रेट एज हैज ए 6 कॉर्नर ऑफ ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का कोऑर्डिनेट, ई का। तो ऐसा कीजिए, हम एक 3D फिगर बना लेते हैं। एक 3D फिगर बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब 3 कोऑर्डिनेट जब दिया रहेगा तो उसमें हम लोग एक्स वाई जेड तीनों दिखाना ही पड़ेगा। पहला है ए 0 0, साइड इसको L मान लेते हैं, साइड L है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, माने ए यहां होगा। बी है L 0 0, तो बी कहां होगा, तो यहां पर होगा बी। और सी है L L 0, तो L L 0 यहां आता है, आने की हो जाएगा सी। और डी है 0 L 0, आने की यहां पर हो गया डी। और ई है 0 L L, x 0 है और y z L L है, तो ये हो गया ई। और F है यहां पर 0 0 L, यही कोऑर्डिनेट है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है बी बराबर G नॉट I प्लस J है, इतना टेस्ला। तो सरफेस कैसा है, ए बी सी डी, देखिए, माने इस तरह का हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया। हम इसको अलग कलर से दिखला दे रहे हैं, माने इस तरह का सरफेस हो गया। माने ये वाला एक हो गया और एक उधर वाला हो गया, वो साइड वाला। ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका यदि हम एरिया लेंगे तो बाहर की ओर होगा और इसका एरिया लेंगे तो इधर हो जाएगा। बाहर की ओर मतलब ये जेड में आ जाएगा, ये आउटसाइड यानी जेड में चल जाएगा और ये चल जाएगा किधर, एक्स में। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, एरिया का तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, इसका भी वही। इस एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर और इधर चल जाएगा तो एक्स में तो I प्लस के, L स्क्वायर I प्लस के। एरिया वेक्टर फॉर्म में निकाल दिए, क्यों, क्योंकि उससे फ्लक्स निकालने के लिए कहता है। फ्लक्स तभी निकालेगा जब डॉट करना पड़ेगा, और डॉट के लिए हम लोग को, है ना, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है बी डॉट ए
बी डॉट ए करेंगे तो बी का वैल्यू दिया हुआ है बी नॉट आई प्लस जे डॉट ये हो जाएगा एल स्क्वायर आई प्लस के। अब ये देखिए कि डॉट में जब होता है आई आई का मल्टीप्लाइड सिर्फ होता है, तो आई आई का जब मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर, बस यही हो गया, बी नॉट सिर्फ एल स्क्वायर इतना वेबर। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है ये 4। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर मैच द कॉलम्स 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम मिलाना है। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर जब रहता है आरएल सर्किट में, वोल्टेज जो है लीड करता है। तो वोल्टेज जो लीड किसमें कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो लीड करता है वो π/2 से नहीं करता है, कम एंगल से करता है। इसलिए आंसर इसका एक ऑप्शन जो है 0 डिग्री 90 डिग्री तो होगा नहीं। तो उस स्थिति में सिर्फ ये कह सकते हैं कि लीडिंग क्वालिटिवली वोल्टेज लीड कर रहा है, कुछ एंगल से करेगा। इसलिए पहला का हो गया, माने ए का मिल रहा है किससे, सेकंड से। आरसी सर्किट में भी वही होता है कि करंट लीड करता है, वहां पर वोल्टेज लैग करता है। तो करंट लीड कर रहा है, तो इसका हो जाएगा बी का फर्स्ट। अब देख लेते हैं 2 से मिलता है कि नहीं। 2 से ही मिल गया, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 4। नेक्स्ट है 4 नंबर देखिए। EMF will always induced whenever there is a change in flux with a time associated with a circuit। एकदम सही है कि भाई फ्लक्स जब चेंज करेगा तो निश्चित है कि EMF इंड्यूस्ड होगा ही। सेकेंड है करंट विल नेवर इंड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि क्लोज सर्किट रहेगा, बीच में कहीं कटा हुआ नहीं रहेगा, तो करंट तो नहीं करेगा, लेकिन क्लोज सर्किट रहेगा तो करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF से। इसलिए पहला ऑप्शन जो है, यह फर्स्ट जो ऑप्शन जो है एक करेक्ट है, और सेकेंड जो ऑप्शन जो है यह जो है इनकरेक्ट है। इसलिए इसका आंसर जो हो गया 3। 4 नंबर, 4 के बाद 5 है। 5 देयर आर 2 कॉइल्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। 2 कॉइल्स है, A और B है, और फिगर जो है इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें है ए करंट स्टार्ट्स flowing in B as shown। एक कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना। ये कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, देख लीजिए फिगर में। When A is moved towards B, A जब B की ओर जा रहा है, B towards B and stops when A stops moving, B is kept stationary when A moves। We can refer, देखिए इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहा है। एक कांस्टेंट करंट फ्लो इन द बी में फ्लो कर रहा है और इसके नजदीक जा रहा है। बी में फ्लो भी कर रहा है तो इसमें नजदीक जा रहा है, तो इसका भी फ्लक्स जैसे ही इससे पास करेगा तो निश्चित है कि उसमें भी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन करंट कैसा फ्लो करेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस केस में वी कैन, है ना, वी कैन इन्फर तो पहला है देयर इज ए कांस्टेंट करंट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, माने इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ए, माने
कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है 6 नंबर, इफ द आरएमएस करंट इन ए 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज, आरएमएस करंट दिया हुआ है माने आई आरएमएस, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ द करंट, टाइम बराबर है 1 इतना सेकंड में करंट निकालने के लिए कहता है, आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इच, माने 0 के बाद t बराबर 0 पर 0 है तो इक्वेशन इसका लेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी ले लेना है, इसका इक्वेशन हो गया ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसके टाइम के फंक्शन में देना होगा। I नॉट आरएमएस दिया हुआ है तो I नॉट बराबर हो जाएगा √2 गुने आरएमएस, और ये हो जाएगा साइन कितना, ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई एफ, एफ के जगह 100, सॉरी एफ के जगह हो जाएगा 50, और टाइम दिया हुआ है 1/400, ये हो जाएगा √2 इंटू में 8, और ये हो जाएगा π/4, π/4 45 डिग्री, 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। उस समय करंट जो फ्लो करेगा 8 एम्पियर, तो 6 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 7 नंबर, मिटा देते हैं इधर। सेवन नंबर देखिएगा, ए सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड्स रेडियली इन ए रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सर्कुलर कॉइल को एक्सपेंड कर रहे हैं रेडियली, मतलब ये हुआ कि एरिया बढ़ा रहे हैं। अब एरिया जब बढ़ा रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यदि फ्लक्स पास कर रहा होगा पहले से तो चेंज करेगा, नहीं पास कर रहा होगा तो नहीं चेंज करेगा फ्लक्स, देख लेते हैं। लेकिन नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, कहता है कि कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो रहा है और एरिया भी बदल रहे हैं, तो बी के डायरेक्शन पर और उसका वेरिएशन पर डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। देख लेते हैं, पहला चॉइस है दिस इज बिकॉज, पहला है मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स तो चेंज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन एज द, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये है, ये ध्यान दो, यहां पर ये कॉइल है और बी कांस्टेंट है लेकिन एरिया बढ़ा रहे हैं, तब फ्लक्स तो चेंज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा इसमें। लेकिन यदि यही मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रख देते हैं इसी प्लेन में, तो फ्लक्स तो पहले ही 0 था, फ्लक्स तो इससे कोई लिंक कर नहीं रहा है, तो फ्लक्स तो पहले 0 है ही। और जब फ्लक्स जब 0 रहेगा तो अभी इसका एरिया बढ़ाते रहिए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और ये जो बी का वैल्यू चाहे तो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, फ्लक्स तो ऑलवेज क्या रहेगा, 0 ही होगा। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन जो है माने बी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद सी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल कंपोनेंट्स हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सुटेबली कर दिया है कि इसके परपेंडिकुलर में तो है, लेकिन इस तरह से सुटेबल, इस तरह से मतलब चेंज कर रहा है, इस तरह से चेंज कर रहा है एरिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कैसे, मान लीजिए बी बदल रहा है, बी कांस्टेंट नहीं है, बी क्या कर रहे हैं, वेरिएबल है, जितना बी के कारण फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, एरिया के कारण उतना ही, मतलब कि उसका उल्टा हो जा रहा है ना। यदि बी के कारण फ्लक्स बढ़ रहा है तो एरिया के कारण फ्लक्स घट रहा है, तो वो दोनों, या बी के कारण फ्लक्स घट रहा है तो एरिया के कारण फ्लक्स बढ़ रहा है, दोनों बराबर यदि बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और टोटल फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा 7 का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर,
8 नंबर में तो वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। कहता है कि एक वायर है, फिगर भी दिया हुआ है, इसमें करंट आई है, टाइम के साथ बदल रहा है, di/dt, और di/dt दे दिया है λ/2, और यहां पर रख दिया है एक वायर, इसका लंबाई है l, और ये डिस्टेंस है x0 पर, और ये है x। तो कहता है कि फाइंड द करंट प्रोड्यूस इन द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ रेडियस ABCD। इसमें करंट पूछता है, तो निश्चित है कि यदि इसमें करंट इधर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग होगा। तो मान लें कि r डिस्टेंस पर फिगर दिया हुआ है, r के बाद dr ले लेते हैं थिकनेस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कितना पास करेगा निकाल लेते हैं, और टोटल फ्लक्स निकाल करके और फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हो जाएगा तो उस केस में रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, इससे फ्लक्स जो पास करेगा d5 बराबर हो जाएगा b इंटू में एरिया हो जाएगा dx, यहाँ का b इंटू में एरिया हो जाएगा l dr, और b कितना होगा इसके कारण, वायर के कारण b निकालना है, तो μ0/4 2y/r इंटू 2 इंटू में l dr, माने d5 निकल गया। d5 बराबर एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, μ0/4 2y/r, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहां से 2 से, और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा ये से, तो हो जाएगा कितना ये μ0 IL dr/r, इतना आ गया ये। टोटल फ्लक्स किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट, टोटल फ्लक्स इस लिंक से इस एरिया से कितना पास करेगा, तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो μ0 I इंटू में l इंटीग्रेट कर दे रहे हैं dr/r, r का लिमिट कम से कम x0 होगा और से x तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ln हो जाएगा कितना x/x0 हो जाएगा ना ये। अब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सॉरी तो 2 नहीं होता है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पर 2 4 रहेगा ही, तो यानी कि 2 बचेगा, 4 है ये, तो 2 तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर देखिएगा तो आ जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 सॉरी ये 2 हो जाएगा ये, है ना। फ्लक्स निकल गया, अब उसको d5/dt करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन हो जाएगा, i v0/2 l ln कितना x/x0, आई हो जाएगा di/dt। यही हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ v0/2 l ln x/x0 आई इंटू, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में λ/2 है, λ/2 है, तो कितना आ जाएगा, ई निकल गया। था करंट फ्लो कितना करेगा, तो E/R, तो ये हो जाएगा μ0/2 और 2e हो गया 4 l/r लैम्डा ln x/x0। ये आंसर कौन आ गया, फर्स्ट। करंट जो फॉलो करेगा उसमें आई, आंसर हो जाएगा फर्स्ट नहीं है, थर्ड है। 3 नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इंटीग्रेट पहले क्या किया कि टोटल फ्लक्स निकाल लिए, टोटल फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर निकाल लिए जब करंट फ्लो कर रहा था वायर में, स्टेट वायर में आई। उसके बाद क्या किए कि उस समय जब फ्लक्स जो पास कर रहा था वो टाइम के फंक्शन में है, टाइम के साथ किसी क्षण निकाले हैं, और फिर उसको क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए,
9 number, as the frequency of an AC circuit increases, frequency AC circuit का increase करते हैं, the current first increases then decreases, the current पहले क्या करता है, increase करता है, उसके बाद decrease करता है। तो फ्रीक्वेंसी पर करंट माने फ्रीक्वेंसी पर कौन डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, यही सब करता है कि नहीं। तो पहला है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली की बात करता है। मोस्ट लाइकली का मतलब हो गया, मोस्ट लाइकली का मतलब हो गया, मोस्ट लाइकली का मतलब हो गया कि कौन लगभग जो है करेक्ट है, मतलब कौन लगभग सटीक है, उसके नजदीक है। मोस्ट लाइकली का मतलब हो गया ये। तो पहला है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये हो सकता है कि दोनों होना जरूरी है उसमें, एक ओमेगा एल और एक 1/ओमेगा सी, तब ना एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा वहां पर। दूसरा है आर एल, जैसे करंट का वैल्यू जो हो जाएगा V/Z, और जेड में ये होना चाहिए, ये भी रहेगा तो काम चलेगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ऐसे रहना चाहिए, है ना। अब ये नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, या ये दोनों रहेगा तो यदि ये न रहेगा तो ओमेगा को चेंज करेंगे तो ये सिर्फ घटेगा ना तो बढ़ेगा। एलसी रहना चाहिए या एलसीआर रहना चाहिए। आंसर कौन हो जाएगा, माने ऑप्शन माने ए बी सी डी में ए भी सही है और डी भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 10 नंबर, 10 नंबर। When an AC voltage of 220 volt is applied to the capacitor, एक कैपेसिटर है, उसके क्रॉस AC वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है 220 वोल्ट। एक कैपेसिटर ले लिए और ये 220 वोल्ट AC अप्लाई कर दिए। तो कहता है कि मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट इज 220 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज वो नहीं होगा, ये वैल्यू जो दिया रहता है वो भी RMS से दिया रहता है। ये वोल्टेज जो दिया हो रहता है कुछ नहीं कहता है, तो क्या समझना, RMS। तो पीक वोल्टेज ही मैक्सिमम होगा, पीक वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाएगा, 220 से ज्यादा हो जाएगा, गलत हो गया ये। सेकेंड है करंट इन द फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज। करंट जो है वोल्टेज के साथ सेम फेज में नहीं, करंट और वोल्टेज के साथ फेज जो होता है π/2 होता है इसमें, क्योंकि प्योर कैपेसिटर है, वो π/2 से करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। ओके। सी है द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, एकदम सही है, क्योंकि Q बराबर होता है C, V बराबर होता है Q/C, और चार्ज का वही फेज होगा जो वोल्टेज का फेज होगा। थर्ड है, फोर्थ है पावर डिलीवर टू द कैपेसिटर इज 0, पावर डिलीवर कैपेसिटर पे 0 होगा, इसलिए क्योंकि इसका पावर फैक्टर ही 0 होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नहीं है, पावर फैक्टर 0 होता है, इसलिए 0 होगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी और डी दोनों सही है, तो थर्ड नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट है 11। एक क्वाइल है जिसका एल दिया हुआ है 0.0173 हेनरी। देखिए ऐसा जब नंबर मिले तो सोच लेना है कि ये किसका नंबर है। हमको तो लग रहा है कि यह √3/100 का नंबर है, ये √3/100 बराबर ही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है पाई ओम, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एक्सएल निकाल लो। एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, ओमेगा हो जाएगा 2πfl, 2πf करेंगे तो फ्रीक्वेंसी है तो 100 पाई, और एल का जगह √3/100, माने रिएक्टेंस हो जाएगा इसका π√3। तो कहता है कि टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट एंड, माने टाइम लैग माने टाइम डिफरेंस पूछता है। एक चीज याद रखिएगा, फेज जो डिफरेंस होता है
ओमेगा गुने में टाइम डिफरेंस होता है, माने फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में टाइम डिफरेंस होता है। अब फेज डिफरेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, आर बाई जेड से। आर बाई जेड कैसे निकालेंगे पहले देख लीजिए, यहां से देख लीजिएगा, कॉस फेज डिफरेंस बराबर आर बाई जेड। आर हो गया और जेड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्सएल के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा कितना, आर का तो वैल्यू पाई हो गया और एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा इतना, पाई स्क्वायर 3 और प्लस पाई स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो फेज डिफरेंस यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि पाई/3। यहां पर पाई/3 रख दीजिए, तो पाई/3 ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, ये ओमेगा निकाल चुके हैं 2πf, 2πi इंटू में f 50, आई इंटू में डेल्टा टी, पाई से पाई कैंसिल, टाइम डिफरेंस जो हो गया 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 करेक्ट, 1 हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है 11 के बाद है 12 नंबर। 12 नंबर है 10 मेगावाट पावर टू बी डिलीवर फ्रॉम द पावर स्टेशन। 10 मेगावाट पावर है, यानी पावर जो है 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 वाट है, और लंबाई जो दिया हुआ है वायर का 40 किलोमीटर है, तो मीटर में बदल लीजिए। वन यूज टू पेयर ऑफ द कॉपर वायर ऑफ रेडियस, कॉपर वायर का रेडियस दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, तो 0. इसको मीटर में बदलिएगा तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर आ जाएगा। और रजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, तो रजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8, एसआई यूनिट में है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एसआई में ही ले रहे हैं। रजिस्टेंस कितना होगा, इतना का रजिस्टेंस जरा निकाल लेते हैं। तो रजिस्टेंस बराबर होगा रो इंटू में एल बाई ए, रो इंटू में एल बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, रजिस्टेंस निकल जाएगा यहां से। अब वो पावर जो जा रहा है वो कितना वोल्टेज पर है, 11,000 वोल्टेज पर। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज है ये। तो करंट कितना वो सेंड कर रहा होगा, तो करंट हो जाएगा पावर बाई भी 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 बाई वोल्टेज, इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। पूछता क्या है, कैलकुलेट द ओमिक लॉस। ओमिक लॉस का मतलब हुआ कि वायर में जो करंट जा रहा था और वो लॉस हुआ हिट, क्योंकि जो लॉस जो करेगा उससे वही लॉस पूछता है, मतलब आई स्क्वायर आर पूछता है। तो जब आर निकाल लिए हैं, आई निकाल लिए हैं, तो पावर लॉस जो कितना होगा, आई स्क्वायर आर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसको सॉल्व करिएगा तब। नेक्स्ट है 12 के बाद 13। लॉन्ग सोलेनोइड है ये विथ 60 टर्न पर सेंटीमीटर, माने एन का वैल्यू दिया हुआ है 16 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल दीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 6000 टर्न्स पर मीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर में 600 टर्न है, 60 टर्न है, 1 मीटर में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड ऑफ नॉर्मल टू द एक्सिस, इफ ए करंट placed inside the solenoid normal to the axis, the current carried by the solenoid changes from, करंट को चेंजिंग निकाल दिया है डेल्टा आई, ये हो जाएगा 7 एम्पियर -1 एम्पियर, माने 6 एम्पियर। करंट बदलता है कितना टाइम में, टाइम लग गया है 0.1 सेकेंड। व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछता है कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए
A long solenoid with 60-100 turn centimeter has a small loop. और लूप का एरिया है ये लूप का एरिया है, इसका एरिया नहीं है। मतलब ये है सोलेनोइड, ये लॉन्ग सोलेनोइड है और इसके अंदर ऐसे लूप रख दिया गया है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो खैर बी निकाल लीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई दिया हुआ है। अब बी जब दिया हुआ तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, तो बी गुने में एरिया, एक ही को टर्न है ये, इसमें तो एक ही टर्न है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स तो हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम, तो ये हो जाएगा एरिया तो बदल ना रहा है और टाइम गुने में एरिया ऐसे कर दो तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डीबी कितना हो जाएगा, डीबी बाई डी टी हो जाएगा म्यू नॉट एन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, अब गुने एरिया कर देना। म्यू नॉट का वैल्यू पता ही है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और एन का वैल्यू है 6000 और डी आई बाई डी टी हो जाएगा कितना 6 बाई 0.1 और इधर एरिया है गुने एरिया कर देना है कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, इतना वोल्ट आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1.92 मिली वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माने लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर एक लूप रख दिया गया है, एक क्लोज लूप रख दिया गया है, तो उससे फ्लक्स पास करेगा। लॉन्ग सोलेनोइड में करंट जैसी चेंज करेगा तो उस लूप में करंट फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्टीन। लॉन्ग वायर है, मेटल का वायर है जिसका लंबाई दिया हुआ है 0.4 मीटर, रॉड रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 500 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल प्लेन का मतलब ऐसे मान लो, चलो बी ऐसे है, ये रॉड ऐसे है और ऐसे ही घूम रहा है। अब किसके वाट घूम रहा है देख लेते हैं, पासिंग थ्रू वन इंड, एक इंड के वाट घूम रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। अब द एक्सिस इसका, इसको रोटेट करेगा तो इसका एक्सिस ऐसे है, तो इसी एक्सिस में मैंने ऐसे ही वह बी अंदर होगा तो बाहर होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, सेंटर और इसके बीच रिंग बना दिया गया है, इसको माने रिंग के क्लोज के साथ साथ ऐसे घूम रहा है सेट करके ये, तो इसके बीच तो वही होगा जो रड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कर लो, हाफ बी का वैल्यू 1, ओमेगा का वैल्यू 500, एल का वैल्यू 0.4, इतना वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये लंबाई है, तो लगभग ये आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा ये, क्योंकि ये लगभग 16 के आसपास हो जाएगा। 2 से 8 है, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ऐसे ही आप लोग मिलाइएगा। यदि सब में अलग अलग है, देख रहे देखो 40 है, 80 है, 120 है, 60 है, तो हम लोग ऐसे ही आंसर को मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें टाइम भी देखना है, टाइम को भी बचाना है। कैलकुलेशन ऐसा कीजिए कि आंसर भी आ जाए और गलत भी नहीं हो और टाइम भी कम लगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ द कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M12 ऑफ कॉइल 1 है विथ रेस्पेक्ट टू 2 के रेस्पेक्ट में है। 2 रिमेन्स द सेम व्हेन दे आर ब्राउट नियर इट। नहीं, नजदीक लावेंगे तो अरेंजमेंट चेंज करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज करेगा। डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डिपेंड करता है कि करंट पर डिपेंड नहीं करता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल का शेप एंड साइज पर, अरेंजमेंट पर, और दोनों कॉइल के बीच का मीडियम क्या है इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है इंक्रीज व्हेन वन ऑफ द कॉइल रोटेट विथ अबाउट द एक्सिस।
वन कॉइल को रोटेट कराएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि इसका लाइन्स ऑफ फोर्स उससे क्रॉस नहीं करेगा तो जीरो भी हो सकता है। तीसरा है इज द सेम एज M21 ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल 1। एकदम सही है कि M21 वही होता है जो M12 होता है, दोनों इसके माने दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है, किसी एक पर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर सही है। नेक्स्ट है 17 मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड। मेटल प्लेट को हम लोग हीट करते हैं, इट कैन बी बिकाउज मेटल प्लेट को जब हम हीट करते हैं इट कैन बिकाउज ए डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। प्लेट से डायरेक्ट करंट पास करा दीजिएगा तो हीट तो कर ही जाएगा ना, क्यों? इसलिए हीट करेगा क्यों, मेटल का रेजिस्टेंस होगा वो गर्म होगा, हीट करेगा। दूसरा है इट इज प्लेस्ड इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो जाएगा, जैसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखिएगा ईडी करंट उसमें फ्लो कर जाएगा, आईडी करंट से वो हीट कर जाएगा। नेक्स्ट है इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विथ टाइम। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेरीज कर रहा है अलग अलग जगह पर अलग अलग, लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो उस स्थिति में ईडी करंट फ्लो नहीं करेगा तो हीट नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। ए करंट आइदर डायरेक्टेड और अल्टरनेटिंग इज पासिंग थ्रू द प्लेट, एकदम सही है, इसलिए कि चाहे तो एसी पास करा दीजिए चाहे डीसी पास करा दीजिए। रेजिस्टेंस हमेशा हीट क्या करता है, रेडिएट करता है, ये मतलब हीट जो है इमिट करता है रेजिस्टेंस, चाहे एसी पास कराइए रेजिस्टेंस है चाहे एसी, मतलब मेटल का रेजिस्टेंस के अनुसार हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए आंसर हो गया इसका 4। 18 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बीम एनर्जी फ्रॉम द फिल्टर फेसिंग फूड लाइट इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है इक्वेशन 32 इंटू -8 इंटू मेट साइन 1.5 इंटू 10 to the power 7 Z माइनस 4.5 इंटू 10 to the power 15 T, इतना टेस्ला दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा ओमेगा। इक्वेशन ऑफ वेव में आप लोग पढ़े होंगे kx माइनस ओमेगा टी, तो ही K हो गया, K बराबर 2 पाई लैम्डा, और ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये भी दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, बी नॉट है चाहे बी कहिए, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो कहता है कि व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी, तो ध्यान दीजिएगा एवरेज इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है हाफ बी नॉट के स्क्वायर बाई मी नॉट इंटू में सी, हाफ बी नॉट के स्क्वायर बाई बी नॉट इंटू में सी। बी नॉट के स्क्वायर, अब सी यानी स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव लाइट का स्पीड लेना है, यहां से निकालना है, तो कि के बराबर होता है ओमेगा बाई भी यानी कि सी, तो सी बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई के, तो सी निकालेंगे तो ओमेगा ये वाला है, सी हो जाएगा 4.5 इंटू 10 to the power 15, और ये हो जाएगा ये 7 है, हाँ 7 है ये, और 1.5 इंटू 10 to the power 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8। ये देखिए ये भी आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ गया आंसर। हाफ बी नॉट के जगह पर ये वाला हो गया 32 10 to the power -8 के स्क्वायर, और मी नॉट के जगह पर पता है ये 4 पाई इंटू 10 to the power -7, और ये 3 इंटू 10 to the power 8, इतना सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.23 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट यही है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 19 लीनियरली पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पोलराइज है ये, माने E बराबर है E नॉट कॉस KZ माइनस ओमेगा टी, और ये J में है, मतलब ये जा रहा है Y एक्सिस में जा रहा है, J का मतलब हो गया ये Y एक्सिस में जा रहा है, ठीक है।
is incident normally on the perfectly reflecting infinite wall at z is equal to d है। z is equal to d पर नॉर्मली इंसिडेंट करा रहा है, तो नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो अपना पाथ से क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाता है। रिट्रेस मतलब i बराबर 0 तो r बराबर भी 0 होगा। तो पहले किस में था, ये ई था जे में, तो ये हो जाएगा माइनस जे में। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा पूछता है, तो सबसे पहले ई नॉट इंटू में माइनस जे हो गया डायरेक्शन इसका पूरा का, बाद में हम लिख देते हैं। और ई जेड ई जा रहा था ये पॉजिटिव में तो हो जाएगा नेगेटिव में, तो ई बदल जाएगा, ये भी डायरेक्शन बदल जाएगा और ये ओमेगा टी तो वही रहेगा। और रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है इंसिडेंट वेव के साथ फेज डिफरेंस पाई हो जाता है, इसलिए इसमें पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे और ये हो गया माइनस जे में। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच फेज डिफरेंस पाई होता है। पाई कर दीजिए तो ये कितना आ गया, ई नॉट कॉस माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई इंटू में माइनस जे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट कॉस पाई माइनस ये हो जाएगा के जेड प्लस ओमेगा टी और माइनस जे। पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। और ये हो जाएगा माइनस जे, तब भी माइनस माइनस ही का हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट आंसर हो जाएगा ई नॉट जे इंटू में कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। नेक्स्ट हो गया, यही हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 20 नंबर देखिए, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ई एंड बी। ई और बी है ना, वाई डायरेक्शन में वेव जा रहा है। तो देखिए अच्छा, वाई डायरेक्शन में यदि वेव जा रहा है और यह जेड एक्सिस, वेव इधर जा रहा है, माने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसका वेव का। तो हम लोग को वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वेलोसिटी का बी होता है। तो देखिए, तो ई तो निश्चित है कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ई और बी जो होगा निश्चित है कि एक्स जेड प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में ही होगा ऑलवेज। माने एक्स एक्सिस होगा तो एगो कोई जेड एक्सिस होगा, और हमको ये देखना है कि कौन एक्स एक्सिस है कौन जेड एक्सिस में है। तो देखिए, यदि ई को इधर कर दें और बी को इधर कर दें तो ई क्रॉस बी जो हो गया इस डायरेक्शन में आ जाएगा, माने ई हो जाएगा जेड और ई हो जाएगा एक्स, माने आंसर हो जाएगा ई जेड और बी एक्स। वाई तो होगा नहीं, तो ई जेड बी एक्स आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21 देखिएगा, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस made by the electric field and magnetic field components to the intensity of the electromagnetic wave। दोनों तो बराबर ही हो गया ना, टोटल जो एवरेज जो टोटल इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1:1, दोनों इक्वल आ गया। नेक्स्ट है 22, नंबर देखिए, the electric field intensity produced by the radiation coming from 800 watt 800 watt bulb at a distance 2 मीटर पर एक बल्ब है, पावर है 800 वाट है, और 2 मीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी जो है ई है, माने कि सोर्स है ये
और 2 मीटर डिस्टेंस ले लिए, तो इसका इंटेंसिटी ई है। ठीक है, इसका इंटेंसिटी ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी माने एम्पलीट्यूड हो गया वो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माने एम्पलीट्यूड होता है। हम जानते ही हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है, आर जब फिक्स्ड है तब। तो पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है। तब P1 बाई P2 बराबर हो जाएगा E1 बाई E2। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को यहां E से रिप्रेजेंट किया है, तो लिख सकते हैं यहां पर E1 बाई E2 बराबर रूट अंडर P1 बाई P2। और यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड का, माने ये जो है एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। ये E1 E है, E2 निकालना है, तब पावर कितना है? पावर है 800, इसमें पावर कितना है? 200। ये 4 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा E बाई 2। आंसर हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैच करने के लिए कहता है। पहला एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़िएगा, तो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो गया। तो आंसर पहला का ऑप्शन हो गया कितना? पहला तो एगो थर्ड हो गया। तो पहला थर्ड तो एक ही गो में है, ये है, बाकी तो किसी में है ये नहीं है। दूसरा रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर जो होता है, रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो 1/c में आ जाता है। रेडिएशन प्रेशर निकालते हैं, आप लोग पढ़िएगा इसमें ड्यूअल नेचर में, तो उसमें आया था 1/c, है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट। ये फार्मूला है बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड हो गया, थर्ड किसी में है ही नहीं, तो वही आएगा। नेक्स्ट है 24। When the RMS voltage VL VC RMS दिया हुआ है, are required are measured respectively cross the inductor। अच्छा, इंडक्टर के क्रॉस है, माने VL is to VC is to VR बराबर है 2:3:4 है। तो मान लेते हैं कि VL बराबर कुछ कांस्टेंट टर्म मान लो ना, K 2K है, और VC बराबर 3K है, और VR बराबर 4K है। मान लेते हैं, K निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्टेज, तो हम जानबे करते हैं कि टोटल वोल्टेज के स्क्वायर होता है VR के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के स्क्वायर होता है, यही ना होता है। K यहां से निकल जाएगा। ये है 200 वोल्ट, VR के स्क्वायर हो जाएगा 4K के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 और गुने 200, और ये हो जाएगा VR है ना, है ये 4K हो गया। तो यहां पर हम लोग को निकालना हो जाएगा 16K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 17K स्क्वायर। तो यहां से K स्क्वायर K बराबर आ जाएगा बाई रूट अंडर 17। अब VR चाहिए तो इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें। VR निकालना है तो 4 इंटू K, K का वैल्यू रख देते हैं
200/17 के अंडर रूट। लगभग हम इसको 16 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 से कट जाएगा तो 200 आ जाएगा, लेकिन 17 लीजिएगा तो 200 से कम आएगा। तो 200 से कम कौन चॉइस है? थोड़ा सा कम, इसलिए आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 194 और आंसर हो जाएगा 2। ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से ही चल देंगे। आपके पास ऑप्शन है तो कि हम जानते हैं कि इसको 60 यदि ले लेते हैं तो 4 कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा तो कट जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो 200 आएगा, लेकिन 200 से थोड़ा सा कम आएगा, 70 लेंगे तो। नेक्स्ट है (25). A series LR circuit is connected to an AC source of frequency omega and inductive reactance is XL दिया हुआ है, 3R है, और कैपेसिटिव XC दिया हुआ है, R है। देखिए पहले कहता है कि एक रेजिस्टेंस है और एक एल है और एसी सोर्स से जोड़ दिए हैं। तो इसका पावर फैक्टर कितना हो गया? पावर फैक्टर हो जाएगा cos θ1 मान लेते हैं, R/Z। R/Z के जगह पर √R² प्लस XL के स्क्वायर माने 3R के स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? XL कितना है? 3 ना है, XL है 3, तो ये हो जाएगा 10R, √10R। इतना आ गया ये। अब कहता है कि इसमें एक और कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब ये कैपेसिटर इसमें लगा दिए, अब तब पावर फैक्टर क्या होगा? तो अब cos θ2 बराबर हो गया R/Z। फिर लिखेंगे R तो वही होगा, Z का वैल्यू हो गया R², अब प्लस इसके माइनस ये करना पड़ेगा, XL माइनस XC। XL हो जाएगा 3R और माइनस R के स्क्वायर, ये XC भी R है और XL है 3R और ये तो R है ही। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो R बाई ये हो जाएगा 2485 5R √5R, ये हो जाएगा 485 √5R। अब कहता है क्या कि रेशियो निकालना है न्यू, माने cos θ2 न्यू वाला और cos θ1 ओल्ड वाला। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 बाई 1/√10। देखिए ये भी आज कैंसिल हो गया ये, तो ये हो जाएगा √10/5 √2 हो गया। नेक्स्ट है 2 हो गया, आंसर हो गया इसका 1 हो गया इसका आंसर। √2 1 में है, 1 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है 26। ये स्मॉल लूप, एक स्मॉल लूप है ये, जिसका साइड L है, स्क्वायर लूप है ये, प्लस इन साइड में लार्ज है, ये लार्ज है ये, इसका साइड है 12, ये भी है 12 और ये भी है 12। L बहुत बड़ा है, L बहुत बड़ा है, L से तो 12 तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसा ही समझिए कि इसके इस सेंटर पर ही है, ऐसा ही सोचिए। बोथ लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड एट पॉइंट O। सेंटर दोनों का एक ही है O पर।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता है करंट किसमें फ्लो करा दीजिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक कॉइल फर्स्ट मान लेते हैं और एक कॉइल सेकंड मान लेते हैं। हम इससे करंट फ्लो कराते हैं और इससे फ्लक्स कितना पास करा दे। माने इसमें करंट हम मान लेते हैं कि फ्लो करा दिए आई, तो इससे फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स पास करेगा तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया तो पता ही है, पहले बी निकालना पड़ेगा एक साइड के कारण। और ये देख लीजिए कि एक साइड जो है लंबाई ये 12 है, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 12 एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता ही है। तो बी कितना होगा सेंटर पर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये डिस्टेंस एल इनटू में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, दोनों 45 एक साइड के कारण हुआ। वैसा वैसा कितना साइड होगा, तो 4 साइड हो गया। तो 4 साइड के कारण निकाल लिया यहां पर। इसका हम लोग देखते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल, और ये हो जाएगा 1/√2 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 आई इंटू में 4, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल 4√2 आई। ए बी आ गया यहाँ पर। ई वायर को E1 मानते हैं तो इसको 2 मानते हैं, तो ये B1 होगा, तो ये करंट हो गया आई। उससे फ्लक्स कितना पास करेगा, तो फ्लक्स 2 से जो पास करेगा M गुने में करंट I1 का होगा। फ्लक्स 2 पास करेगा तो M इंटू करंट बाई I1 का होगा। फ्लक्स 2 कितना होगा, तो फ्लक्स 2 हो जाएगा B1 गुने में इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो L², और B1 इसका हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई एल 4√2 इंटू में L² बराबर M इंटू में I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा। ये तो M बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई पाई √2 L² बाई एल। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो गया 4 आ गया। करेक्ट आंसर है इसका 4 आ गया। मतलब फर्स्ट क्वाइल में करंट पास कराते हैं तो सेकेंड क्वाइल से जो फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट क्वाइल में करंट का। यही हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट है 27। ट्वेंटी सेवन कहता है कि एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर क्वाइल है जिसका साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 500, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया निकल जाएगा L²। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है वो क्वाइल को रोटेट कर दिया गया है, और क्वाइल को जब हम रोटेट करते हैं तो पीरियोडिक EMI क्रिएट होता है, और वो अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन ये भी है। तो क्वाइल को जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये हो गया मैक्सिमम EMF, और मैक्सिमम जो EMF जो होता है मैक्सिमम जो EMF जो होता है BA ओमेगा इंटू में N होता है 240, BAN ओमेगा इतना आ गया। ये ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा है 100 पाई, दैट इज ओमेगा। निकालने के लिए कहता है क्या,
मैग्नेटिक इंडक्शन तो बी निकाल लीजिए 240 बाई ए ओमेगा इंटू में एन, ये हो जाएगा मीटर में कितना आ जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, ये 0.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 240 बाई एरिया हो जाएगा 0.04, ओमेगा हो जाएगा 100 पाई और एन का टर्न नंबर ऑफ टर्न्स जो है 500। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना टेस्ला आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका आंसर जो आ जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 28, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ गिवन बाय, आरएमएस वैल्यू पूछता है आने ई बराबर 16 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 2 ओमेगा टी, आरएमएस वैल्यू पूछता है। टू ओमेगा टी कर दिया है, हालांकि ओमेगा टी ही रहना चाहिए था, 2 ओमेगा टी। ओके, देखिए इसका एम्पलीट्यूड है आई नॉट, इतना है, वोल्टेज वी नॉट है ना, ये वोल्टेज है ये, तो वी नॉट पीक वोल्टेज इसका 16 है और इसका पीक वोल्टेज है 12 है, तो इसका आरएमएस कितना होगा पूछता क्या है, पूछता है कि आरएमएस ईएमएफ पूछता है, आरएमएस ईएमएफ पूछता है ना। तो आरएमएस जब ईएमएफ पूछेगा, आरएमएस की बात करता है कि आरएमएस ईएमएफ कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा, करंट तो पूछता नहीं है, आरएमएस करंट नहीं पूछता है, आरएमएस ईएमएफ पूछता है। तो आरएमएस ईएमएफ निकालिएगा तो पहले पीक निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो पीक वैल्यू हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, ये पीक हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 256 और 144, ये 20 आ गया, 20 वोल्ट आ गया पीक। तो वी आर एम एस टोटल कितना आएगा, तो पीक बाई √2 ऑन 10√2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 29, all the graphs below the intended to the represent, all the graph में कौन ग्राफ है, देखिए one which of the does not incorrectly pick it up, माने इसमें से कौन डिफरेंट की बात बोलता है कि कौन डिफरेंट है, क्या बताता है। देखिए पहला है सेम मोशन की बात करता है, उसमें से कौन डिफरेंट है। पहला है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो पैराबोलिक है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का के आसपास है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दूसरा चॉइस है जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और माने इंक्रीज भी कर रहा है और माने पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, स्लोप चेंज कर रहा है, दूसरे अलग आ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पैराबोलिक हो जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो जाता है स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। आंसर डिफरेंट जो है सेकेंडे जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है उसमें और रिटार्डेशन भी है, स्लोप पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर, है ना। 30 नंबर, 30 नंबर एकदम इजी है, ये तो बनाए होंगे। ये 3 kg है और ये 6 kg है, 270 न्यूटन फोर्स लगा दिए हैं, तो ये कितना एक्सेलरेशन से जाएगा निकाल लो, कितना से जाएगा, टोटल नीचे वजन कितना हो जाएगा 9 kg, तो 90 न्यूटन तो हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर 270 माइनस 90, अब भाई टोटल मास हो जाएगा 9, तो 180, अब भाई 9 ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा एक्सेलरेशन से। ये टेंशन पूछता है कितना होगा, इधर हो जाएगा 3g और इसका भी एक्सेलरेशन इतना, इसका इक्वेशन मोशन लिखेंगे तो t माइनस 30 बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, t बराबर 30 प्लस कितना हो जाएगा 60 यानी 90 न्यूटन।
90 न्यूटन 90 न्यूटन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है (31). Other two discs rotating about their respective axes of rotation of angular speed, एक का एंगुलर स्पीड है 3 रेडियन पर सेकेंड और दूसरा का एंगुलर स्पीड है 6 रेडियन पर सेकेंड, are brought in contact such that their one of the system becomes 5 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड 5 हो जा रहा है। If the moment of inertia of the second disk दिया हुआ है तो moment of inertia of the first disk पूछता है कितना होगा। तो हम लोग को निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका डायरेक्शन तो दिया ही नहीं है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, सेम डायरेक्शन मानिएगा। सेम डायरेक्शन में दोनों रोटेट कर रहा था, दो डिस्क रोटेट कर रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, दोनों मिल गया। ठीक है ना, दोनों मिल गया तो कॉमन एंगुलर स्पीड दिया होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और दोनों साथ साथ चलेगा तो I1 प्लस I2 एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है I2 ओमेगा। सब चीज दिया हुआ है, I1 I2 सब दे दिया है। इसमें I1 दे दिया है, ओमेगा भी दे दिया है, ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकेंड, और I1 दे दिया है कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 kg मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके I2 निकाल लीजिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर आपका 3 नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 32 नंबर देखिएगा। है एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन सर। ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरह का पीवी ग्राफ दिया हुआ है। A sample of the ideal gas taken through the cyclic process ABCD if it absorbs 60 joule of heat during the part AB। AB कौन है देख लेते हैं फिगर में, यह है A और B और इधर C है। तो डेल्टा क्यू AB एब्जॉर्ब किया है तो उसको प्लस लेंगे, रिलीज करेगा उसको माइनस लेंगे। नो हीट इज ड्यूरिंग BC, हीट में कोई BC में ही कोई हीट नहीं है। एंड रिजेक्ट 90 जूल ऑफ CA, डेल्टा क्यू CA 90 जूल है, मतलब रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करेगा तो माइनस। वर्क 70 जूल, वर्क डन किस पार्ट में है BC में, ऑन द है कि ऑन द, वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द में माइनस, बाय द में यहां प्लस, ऑन द में माइनस और बाय द में प्लस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एट ए पर, इंटरनल एनर्जी मान यू ए पर, ये है तो वर्क डन इन द गैस CA, तो वर्क डन CA में पूछता है, CA में पूछता है कितना वर्क डन होगा CA और BC। बस साइक्लिक प्रोसेस है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा U बराबर का होगा 0, तो टोटल जो हीट जो होगा एक साइकिल का वो वर्क के बराबर होगा। तो टोटल हीट जो होगा, इसमें हीट प्लस इसमें हीट, तीनों हीट दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 0 प्लस -90, और वर्क डन AB
प्लस वर्क डन BC और प्लस वर्क डन CA, ये हो जाएगा -30। वर्क डन AB में तो वर्क डन 0 होगा, इसलिए कि प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब BC में वर्क डन प्रॉब्लम में दे दिया है -70 और CA में तो निकालने के लिए कह दिया है, तो वर्क डन CA बराबर हो जाएगा 40 जूल। इसका कोई यूज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी को कोई यूज नहीं हुआ। देख लीजिए 40 जूल हो गया। आंसर हो जाएगा कौन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ताकि N1, N2, N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 3 सेगमेंट्स इनटू व्हिच ए स्ट्रिंग ऑफ डिवाइडेड, 3 सेगमेंट है ये। देखिए एक सेगमेंट का यदि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो N बराबर होता है V/12। V/12 एक सेगमेंट का होता है ये, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा। तो कहता है कि ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है, तो 3 सेगमेंट कर देंगे तो L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, 3 पार्ट कर देंगे तो इसका मतलब हुआ इनवर्सली, तो 1/n इजिकल टू हो जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है ये, और जनरली सभी बुक में भी है। नेक्स्ट है 34। A capacitance 3 microfarad is required to इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके पास है, अच्छा वोल्टेज है 1 किलो वोल्ट, अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, माने चाहिए कितना वोल्टेज अप्लाई, 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 1000 वोल्ट, और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होना चाहिए 3 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट होना चाहिए। 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का माने कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड का है, बहुत सारा कैपेसिटर रखा हुआ है, माने 1 माइक्रोफैराड का बहुत सारा है ये, और वह 260 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। ये जो है 260 वोल्ट पर माने टोलरेट करता है, इससे मान 260 वोल्ट का। तो सबसे पहले हम सीरीज में लगाएंगे, तो जब सीरीज में लगाते हैं इसको तो 4 गो लगा देंगे, 4 गो ऐसे, तो 1000 तो पार कर जाएगा, और 3 माइक्रोफैराड आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि 3 माइक्रोफैराड लाने के लिए इसके बीच मान लें कि 260 है ये, देखिए ऐसे इस तरह से ऐसा कैपेसिटर लगा दे। कितना कैपेसिटर होना चाहिए कि 12, यदि 12 नंबर लगा देते हैं, 12 गो, 1 माइक्रोफैराड का सब है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 12 माइक्रोफैराड। 12 3 गो लगा देते हैं, ऐसा 12 करके, है ना, और ये भी हो जाएगा ऐसा। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12, इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 12, और इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 12, और 12 सीरीज में है ये, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3, और 3 तो आ जाएगा। अब इसके बीच वोल्टेज कितना दे, यदि 1000 वोल्टेज दे देते हैं, तो 1000/3 सब में चला जाएगा, और 1000/3 जाएगा तो
60 से कम रहेगा ये प्रत्येक में। 1000/3 जो होगा वो निश्चित है कि वो ज्यादा होगा। 1000/3 वोल्टेज रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर पा रहा है। 260 कितना आ जाएगा ये? 260 की बात करते हैं तो 4 को दीजिएगा, 4 रो यदि लगाते हैं तो नहीं हो पाएगा, 3 ही रो होगा ये, और 3 कॉलम, 1 2 3। तो इसमें हम लोग का कितना कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगा? तो कैपेसिटर की जरूरत पड़ जाएगा 12 हो, ये 12 36, लेकिन ये भी और आगे बढ़ सकता है, ये वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, 1000/3 लगभग 333 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये जल जाएगा। इसलिए एक रो और लगाना पड़ेगा, माने एक और लगाना पड़ेगा। तो एक और लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोफराड। तो ये 12 12 4 को हो गया ये, तो सीरीज में ना हो गया, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 माइक्रोफराड/3, सॉरी 3 माइक्रोफराड हो गया। ये इक्विवेलेंट तो आ गया, और वोल्टेज कितना हो जाएगा? अब 4 को कर देंगे तो 4 हो गया, 4 प्रत्येक के बीच वोल्टेज आ गया 250 वोल्ट। लेकिन ये टॉलरेट कितना तक करता है? 260 तक। इसलिए आंसर एकदम टॉलरेट कर जाएगा, और 3 माइक्रोफराड भी आ गया ये। इसलिए इसका आंसर जो होगा 48, मतलब कहने का मतलब हो गया ये सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसको ऐसे ही बनाएंगे और इसका कोई फार्मूला नहीं है, वो सोचना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है 35। करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उसका रजिस्टिविटी दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। 35 है ये, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पहले तो हम लोग को वायर में वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यही वायर है, और ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है। मान लें कि लंबाई L है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ρ × L/A, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट जब I फॉलो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I × R। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाई R। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है ना, कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट बाई R। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? सॉरी L होगा, L IR/L। I के जगह हो जाएगा, तो दिया हुआ है रो इंटू में L/A। L से L कैंसिल हो जाएगा, I ρ/A। I का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 6 × 10⁻, और एरिया दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6। तो इस केस में आ जाएगा 0.3 वोल्ट पर मीटर। हमें इसका आंसर जो है 2 नंबर आंसर जो है इसका 2 हो जाएगा। 36। टू स्टार्स ऑफ मासेस M and 4M। 2 गो स्टार है, मास M है और ये 4M है, बड़ा है। दोनों के बीच की दूरी d है। दोनों के बीच की दूरी d है। दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो टाइम पीरियड बताइए क्या होगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा यार।
सेंटर ऑफ मास पहले निकालो, सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट रहेगा, ये सीएम यहां रहेगा, ये डिस्टेंस मान लें कि x1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा x2। तो यहां से निकालेंगे mx1 बराबर 4mx2, माने x1 बराबर 4x2। यहां से हम लोग x1 भी निकाल सकते हैं और x1 प्लस x2 इजिकल टू डी हो जाएगा। x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा x1 बाई 4 इंटू में डी इजिकल टू डी। तो x1 बराबर हो जाएगा 4d बाई 5। x1 निकल गया और ये जो है मूव करेगा इस सर्कुलर पाथ पर, तो इसका रेडियस ये होगा और इसका रेडियस ये होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो फार्मूला लिखेंगे कि F बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन gm इंटू 4m बाई डी स्क्वायर। इसी की बात कर रहे हैं, तो इसका m और इसका ओमेगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 4d बाई 5। इस यहां से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ये आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि रेडियस हमको देखना है और फोर्स में टोटल डिस्टेंस देखना है, क्योंकि फोर्स लगेगा तो दोनों मास के पीछे लग रहा है। 37 रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस दे दिया है ये -3 मीटर और कैपिलरी ट्यूब है और इसका लिक्विड का वेट है, वेट यानी mg हो गया डायरेक्ट 18.84 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन में रिमेन्स इन द ट्यूब कैपिलरी, ये कैपिलरी में है। देन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, एक याद रखिएगा कि इसमें सरफेस टेंशन आने की एंगल लगभग मानिए 0 डिग्री, एंगल को लगभग कितना मानेंगे हम लोग? कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर इंटू में सरफेस टेंशन, लंबाई इंटू लेंथ बराबर mg हो जाएगा। ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन बराबर क्या लिखेंगे? mg बाई 2 पाई आर। सब दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 75 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 38। नंबर देखिए, वेलोसिटी सिलेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E बराबर E के है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इंटू में J है और B का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 0.5 मिली टेस्ला। मिली का मतलब हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। वैल्यू ऑफ E रिक्वायर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रिक्वायर फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, उसका एनर्जी along positive x axis to pass undeflected, पॉजिटिव x एक्सिस हो और अनडिफ्लेक्टेड हो। तो हम देखते हैं स्पीड क्या है, इसका स्पीड निकालेंगे तो हाफ mv स्क्वायर बराबर यही एनर्जी होगा इसका 45.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल हो गया। यहां से स्पीड निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू दी पावर -31 और ये स्पीड निकल गया यहां से, ये स्पीड निकल गया, यहां से स्पीड निकाल लीजिएगा और स्पीड निकल जाएगा तो उसके बाद कहता है का मास तो दिया हुआ है ये है, तो पूछता है क्या निकालने के लिए, क्या कहता है कि E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा। तो E बराबर जो फॉर्मूला होता है B इंटू में V, क्योंकि V बराबर होता है E बाई B। नॉट डिफ्लेक्शन के लिए यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन जब पढ़ते हैं तो वहां पर यही कंसेप्ट आता है और यही फॉर्मूला होता है। इसलिए B पता ही है और ये आपको पता हो गया B का वैल्यू, तो यहाँ से डाल दीजिएगा, E का ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 दे देगा आपका, आ जाता है, कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट है 39।
हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने, कि आप लोग पूरे के पूरे जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 39 नंबर देखिए। ए मेटेलिक सरफेस इज मूव इन एंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। मेटेलिक सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड में ले गया और बाहर निकाल लिया, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, इस निश्चित है कि ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही। ईडी करंट विल प्रोड्यूस इन द मेटेलिक सरफेस, एकदम सही है। और कौन करंट फ्लो करेगा? तो ईडी करंट फ्लो करेगा। मेटेलिक सरफेस है, क्वाइल नहीं है, मेटेलिक सरफेस है, मेटल है वो, इसलिए इसका आंसर जो होगा पहला सही है और दूसरा भी सही है, और दूसरा हो रहा है पहला के ही कारण, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी वही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 14। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी बराबर 0.60 माइनस 0.2 टी स्क्वायर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 50 और रेडियस दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर और टोटल रेजिस्टेंस भी दे दिया है 1.25 ओम। पावर डिसिपेटेड एट 2 सेकेंड। पावर पूछता है, पावर के लिए तो सबसे पहले करंट निकलना पड़ेगा और रेजिस्टेंस पता है ये है, तो पावर निकल जाएगा। तो पावर डिसिपेटेड पूछता है, मतलब एनर्जी पूछ रहा है, नहीं एट 2 सेकेंड पर पूछता है, इन नहीं कहता है, पावरे पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। चलिए कोई बात नहीं है। तो कैसा है? सर्कुलर क्वाल है ना, सर्कुलर क्वाल है तो एरिया निकल जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना पास करेगा, एरिया इंटू में भी वैल्यू लीजिए मैग्नीट्यूड भी, और ये हो जाएगा 0.60 माइनस 0.2 टी स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ करने के लिए d∅dt कर दो, सॉरी ये भी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2 इंटू में 2t, और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया ये इंटू में 0.6 माइनस 0.4t। टाइम पूछ दे दिया है 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में डाल देते हैं, तो 2 सेकंड डालेगा तो 0.8, तो ये जो हो गया इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरिया इंटू में 0.8 कर दीजिए यहाँ पर, 0. माने 2 से गुना करिएगा तो 0.8, 0.6 है तो माइनस हो जाएगा, तो मोड ले रहे हैं, तो मोड ले रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी पूछता है। तो इंड्यूस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर ई स्क्वायर बाई आर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ई स्क्वायर बाई आर दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। 40 नंबर है तो आ जाएगा 4.93 मिलीवाट आ जाएगा आपका पावर। ठीक है, क्यों पावर निकला, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका था, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, करंट फ्लो किया होगा। आई स्क्वायर भी आर भी कर सकते थे, तो क्या दिक्कत है, जब आई क्यू निकालेंगे, जब वोल्टेज निकल गया तो उतना दूर लंबा सफर नहीं करना है, जितना जल्दी जो है आंसर निकालना है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, कम कैलकुलेशन में सही आंसर देना है। नेक्स्ट है 41। नेक्स्ट है 41। कॉम्प्लेक्स करंट दिया हुआ है आई 6 + 6 sin 100 पाई टी है। तो एवरेज वैल्यू ओवर द 1 टाइम पीरियड, याद रखना है कि ये जो करंट है ये कांस्टेंट करंट है, यानी कि ये हो गया डीसी और ये वाला करंट हो गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट है ये। और अल्टरनेटिंग करंट 1 टाइम पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू जो होता है 0 होता है, माने 1 टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो टोटल आई एवरेज निकालने की बात करेंगे तो इसका तो एवरेज वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और प्लस 0 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और इसका आंसर जो है
2 हो जाएगा, आंसर 2। 42 42 ये फिलामेंट बल्ब, एक बल्ब है फिलामेंट, ये बल्ब है, ये 400 वाट का पावर है इसका बल्ब का, और ये 100 वोल्ट पर ऑपरेट होता है कि 100 वोल्ट 100 वोल्ट पर ऑपरेट होगा तो 400 वाट पावर डिलीवर करेगा। लेकिन यूज किया जा रहा है 240 वोल्ट पर। बताइए हम लोग 240 वोल्ट यदि इसको ऐड कर दें यहां पर, तो ये तो फ्यूज कर जाएगा, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो वोल्टेज को कमाना होगा यहां पर, तो इसलिए वोल्टेज कमाने के लिए when a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 400 watt। एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है और ये पूरे के पूरे कितना 400 वाट दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज इसमें से ही माइनस कर देंगे तो 140 होगा। करंट कितना जा रहा होगा, तो वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो ई बल्ब में करंट पता चलेगा। ई बल्ब में करंट वही होगा जो इसमें करंट होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है। तो करंट निकालेंगे तो P बाई V ये हो जाएगा 400 बाई 100, 4 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसमें भी करंट हो गया 4 एम्पियर। करंट जब 4 एम्पियर होगा तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, ये हो जाएगा 35 ओम। 35 ओम आने के आंसर हो जाएगा 4, आंसर 4। नेक्स्ट है 43 नंबर। The resistance R drawn power P when connected to AC source। ये रेजिस्टेंस R ड्रॉन पावर P व्हेन कनेक्टेड, AC सोर्स है ये। देखिए समझिएगा इसको अच्छा से। एक रेजिस्टेंस है, मान लिया कि इसका RMS वोल्टेज है VRMS, इसका पावर P है, तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो पावर का जो फॉर्मूला हो गया VRMS के स्क्वायर बाई R। तो VRMS निकल गया P इंटू में R VRMS, क्योंकि रेजिस्टेंस रहेगा और AC भी दीजिएगा तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो उसका पावर फैक्टर 0 होता है। एक्चुअली में पावर का जो फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R आई इंटू में कॉस थीटा, पावर फैक्टर है तो ये 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम इतना लिख दिए हैं। इस सोर्स का निकल गया ये। अब कहता है कि इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस सच दैट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z। अब एक इंडक्टर जो है लगा दिया गया, VRMS तो वही रहेगा सोर्स का, ER वही रहेगा, लेकिन ये पूरा इंडक्टेंस इसका हो गया Z का दिया है। तो अब पावर कितना होगा, तो अब पावर जो होगा न्यू पावर P डैश, तो P डैश जो होगा VRMS के स्क्वायर बाई R, VRMS के स्क्वायर बाई Z कॉस थीटा, पावर फैक्टर। और इसका जो वैल्यू होता है कॉस थीटा होता है R बाई Z।
यहां पर ये वी आर एम एस के स्क्वायर है, ये हो जाएगा वी आर एम एस के स्क्वायर गुने आर बाई जेड स्क्वायर। वी आर एम एस के स्क्वायर रख देते हैं, पी इंटू में आर बाई जेड स्क्वायर, तो पी हो जाएगा आर बाई जेड का स्क्वायर। यही न्यू पावर आ गया। इसका आंसर कितना मिल रहा है? 3। आंसर जो होगा इसका 3। नेक्स्ट है 44। रीडिंग ऑफ अमीटर, पहले फिगर बना देते हैं। एक कैपेसिटर है ये, और एक इंडक्टर है, और एक रेजिस्टेंस है। यहां पर अमीटर लगा दिया गया है और यहां पर एसी सोर्स है। 220 वोल्ट है ये। इसका एक्सी है 20 और इसका एक्सएल भी है 20। रेजिस्टेंस है 110/3 ओम। तो कहता है कि अमीटर कितना रीडिंग देगा। अमीटर रीडिंग के लिए हम लोग इसमें कितना करंट जाएगा ये निकालना होगा। तो ये तीनों जो है सीरीज में है। ये वोल्टेज इसका बहुत हाई, सॉरी रेजिस्टेंस इसका बहुत ही हाई होता है। इसको हम लोग बहुत हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का है, इसलिए हम लोग करंट को ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो गया, ये तीनों सीरीज में हो गया। सीरीज में ये दोनों बराबर है, एक्सएल बराबर एक्स, यानी कि रिजोनेंस में है, जेड बराबर आर हो गया। तो करंट हो जाएगा वी बाई आर, अब वी आर एम एस बाई जेड। जेड की जगह आर है, जेड की जगह आर है। वी आर एम एस कितना है ये 220, अब आर की जगह है 110/3, माने 220/110 इंटू में 3 एम्पियर। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर का आंसर कौन आया? 44 है, 44 का 2 आ गया, आंसर हो गया 2 करेक्ट, 6 एम्पियर। एलसीआर सीरीज सर्किट का है ये। यदि इसी क्वेश्चन को पूछे कि वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर है, तो रीडिंग हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में है। तो भी जो रीडिंग देगा वो 0 देगा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, एमीटर का रीडिंग सिर्फ पूछ रहा है। 45 है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, VL रेजिस्टेंस में दे दिया है, तो VR दे दिया है ये 60 वोल्ट, और कैपेसिटेंस दे दिया है, और इंडक्टर दे दिया है। द पावर फैक्टर पूछता है। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर cos थीटा R बाई जेड। ऐसा करिए ना, दोनों साइड ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो हो गया वोल्टेज रेजिस्टेंस बाई टोटल वोल्टेज। तो वोल्टेज आरएमएस हो गया ये, और इसका टोटल कैसे निकालते हैं? तो होता है VR के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के स्क्वायर। VR पता है 60, ये हो जाएगा 60 के स्क्वायर। आई दोनों का अंतर करेंगे तो 80 आ जाएगा, लगता है कि 8 5 13, तो हो जाएगा 60 बाई कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 0.6। आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर का कितना, फर्स्ट हो गया ऑप्शन सही। 46, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछता है। तो
रेटेड पावर दिया हुआ है, 500 वाट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा पावर बाई 4πr², और एवरेज इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ½ E² C, E एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो वहां से एज्यूमिंग इफिशिएंसी ऑफ बल्ब 10% ही है, तो इफिशिएंसी को हम लोग 10% ले जाएंगे। तो 10% पूरा जो बल्ब का इफिशिएंसी है, माने बल्ब जो है उसका इफिशिएंसी कितना है, 10% है। तो 10% में कितना आ जाएगा, 500 वाट है ना, तो इसका 10% देख लीजिए कितना आता है। 500 वाट का 10% 50, इसका 10% हो जाएगा कितना, 50। तो ये पावर को हम लोग 50 से लेंगे, 50। ये पी डैश मान लेते हैं, पावर पी नॉट मान लेते हैं, लेकिन पी लेना है, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, सब बाकी सब दिया हुआ है। तो पूछता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सी हो जाएगा। सी से डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा वहां से। ठीक है ना। नेक्स्ट है 47, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है, ये वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ देखिए फिगर में दिया हुआ है बी वाई 6 × 10⁻⁻7 साइन π/2 × 10⁻3x माइनस 1.5 पाई 10⁻11 t। अब तो इसी को क्या कहते हैं, के दिया हुआ है π/2 × 10⁻3, के बराबर होता है 2 पाई लैम्डा। वेवलेंथ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा यहां से निकल जाएगा, 4 × 10⁻³ मीटर। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है 48 नंबर, देखिए लॉन्ग सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, 100,000 टर्न्स है। करंट जो पास करा रहा है 4 एम्पियर। देन रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक फॉर ईच टर्न में दिया हुआ है, ईच टर्न में दिया हुआ है फ्लक्स कितना। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n गुने में 8 × 10⁻³ हो गया टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स बराबर होता है L × में I। तो यहां से L निकाल लीजिएगा, सब तो दिया हुआ ये है दोनों। नेक्स्ट है 49, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, M दिया हुआ है 0.9 हेनरी। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल का दिया हुआ है 50 ओम। रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल का दिया हुआ है इतना ओम। और करंट जो है सेकेंडरी में IS ये दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। तो कहता है करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालने के लिए कहता है प्राइमरी में, माने ΔIP/ΔT यही पूछता है, या DP/E भी कर सकता है, DIP/dt ये पूछता है। फिर हम लोग को वोल्टेज सेकेंडरी में पता हो गया है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना हो जाएगा, VS 15I × में R, ये 9 वोल्ट हो गया। और D5 जो होता है सेकेंडरी में वो डायरेक्ट वो होता है M × में करंट प्राइमरी में, d∅/dt। सेकेंडरी के लिए M गुने में यही निकालने के लिए कह दिया, ये सेकेंडरी में वोल्टेज निकल जाएगा। माइनस को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड चॉइस दिया हुआ है। इस सेकेंडरी में वोल्टेज 9 है और ये कितना है, ये है 0.9। तो dIP/dt हो जाएगा 9/0.9, ये हो जाएगा 10 एम्पियर पर सेकेंड, 10 एम्पियर पर सेकेंड। उसके बाद है ऑप्शन कौन आ गया, फर्स्ट करेक्ट। आंसर फर्स्ट जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट है 50 नंबर 50, लास्ट है 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये फिगर है, ये देखिए t बराबर 0 पर स्विच को क्लोज किया गया है। क्लोज जैसी करिएगा तो ये तार की तरह बिहेव करेगा, सॉरी ओपन की तरह बिहेव करेगा। ये ओपन हो जाएगा t बराबर 0 पर, ये भी ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन की तरह बिहेव करता है इंडक्टर। t बराबर 0 पर ओपन हो जाएगा तो करंट जाएगा सिर्फ ऐसे ऐसे, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इंडक्टर तो है ओपन की तरह बिहेव कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज बाय यही रेजिस्टेंस खाली काम करेगा 1.5 एम्पियर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, माने ऑप्शन हो गया 4 करेक्ट। ये था आपका 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग ये टेस्ट जरूर दिए होंगे और उसको इस सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा, मिलाइएगा। हो सकता है कि आपका सोच और मेरा सोच में थोड़ा बहुत फर्क भी हो जाए। आप हो सकता है कि बहुत लंबा प्रोसेस से सोच रहे होंगे, हम इसको छोटा प्रोसेस से बनाए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी बनाने का तरीका भी बताए थे बीच बीच में, जरूर देखिएगा। थैंक यू।